एस्पिरेंट्स नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 29 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ समुद्रयान। तो समुद्रयान क्या है? इंडियन एक्वानॉट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द डीप। तो दो एक्वानॉट्स हैं इंडिया के जो रिसेंटली ट्रैवल किए अबोर्ड द फ्रेंच वेसल। कौन से वेसल में? नॉटिकल में। और कौन से ओशन में? अटलांटिक ओशन में। ये ध्यान रखिएगा, नॉटिकल वेसल में, अटलांटिक ओशन में, एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ समुद्रयान मिशन। ये जो इंडिया का ये फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन है, इस प्रोजेक्ट का एम है 3 ह्यूमन्स को भेजना है 6000 मीटर डीप बाय 2027 डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए। ये जो मिशन है इट इज़ बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। ठीक है, हाइलाइट्स देखते हैं अपन। तो समुद्रयान मिशन है, ये एक लार्जर जो मिशन है हमारा डीप ओशन मिशन, उसका पार्ट है यूनियन कैबिनेट का। और उसका आउटले कितना है? 4077 करोड़ है। ये हेल्प करेगा डीप सी माइनिंग में, बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन में और डेवलप करने में मैन्ड सबमर्सिबल्स फॉर साइंटिफिक स्टडीज़। ये जो मिशन है, ये सबमर्सिबल का नाम है मत्स्य 6000, जो डिज़ाइंड है टू कैरी 3 पर्सन्स कितने मीटर डीप डेप्थ में? 6000 मीटर। 12 से 16 घंटे रहेंगे। लेकिन चैलेंजेस क्या है डीप सी एक्सप्लोरेशन के? तो हाई प्रेशर है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 600 टाइम्स ज़्यादा। जब ये जो प्रेशर अभी हमको फील होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे 6000 टाइम्स ज़्यादा डीप होता है ओशन के नीचे, 6000 मीटर डीप में। वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, होस्टाइल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है मटेरियल डिज़ाइन के। ठीक है, अब हम की फैक्ट्स देखते हैं। जो मत्स्य 6000 है, ये एक इंडिजीनियस सबमर्सिबल है जो NIOT ने डेवलप किया है और कैपेबल है 3 लोगों को ले जाने के लिए। डीप ओशन मिशन हमने देख चुका। अब कौन कौन सी कंट्री है जो पहले ऑलरेडी ये सब काम कर चुकी हैं? तो US, जापान, चाइना और फ्रांस। डीप सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी उनके पास ऑलरेडी है। अब UN क्लॉज देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जो 1982 है, वो इंटरनेशनल ट्रिटी है जो गवर्न करती है एक्सप्लोरेशन को एंड यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज। इंडिया इसकी सिग्नेटरी है। ठीक है, हम आते हैं सेकेंड टॉपिक में। इंडिया होस्ट इंटरनेशनल मीटिंग ऑन मिलिट्री मेडिसिन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है संजय सेठ जी, उन्होंने इनाग्रेट किया है MIL-MEDI-CON 2025। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा के लिए मिलिट्री सेटिंग्स में, और मॉनिक शो सेंटर न्यू दिल्ली में ये हो रहा है। ये 2 दिन का इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, आर्मी का जो डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये ट्रॉमा केयर पे फोकस करेगा, बैटलफील्ड मेडिसिन पे और मेंटल हेल्थ ऑफ सोल्जर्स। इसको पोजीशन किया गया एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव की जैसे अंडर इंडियन आर्मीज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, और ये एम करता है स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डिफेंस हेल्थ केयर। ठीक है, की फैक्ट्स में आते हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है DGMS आर्मी, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लानिंग, मेडिकल सपोर्ट, पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडियन आर्मी हेल्थ केयर। ठीक है, डिफेंस बजट की बात करते हैं 2025-26 की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 6.2 लाख करोड़ है। जो यूनियन बजट के परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो 13% हमने डिफेंस को एलोकेट किया है। और ये हाईलाइट करता है कि कितनी प्रायोरिटी है हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की, इंक्लूडिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेज में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ लॉन्च्ड काउंसलिंग प्रोग्राम्स एंड पार्टनरशिप्स विथ निम्हंस मेंटल सर्विसेज वाला वो डिपार्टमेंट है बेंगलोर। जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हुए प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ सोल्जर्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड वॉर टाइम मेडिकल एथिक्स। ये इंडिया इसकी सिग्नेटरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मुंबई एंड वाइजैक अमॉन्ग सेफेस्ट सिटीज़ फॉर विमेन। NARI की जो रिपोर्ट है नारी की, उसने बताया है। तो नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी नारी 2025, तो उसके हिसाब से मुंबई, विशाखापट्टनम, कोहिमा, भुवनेश्वर, आइजवाल, गैंगटॉक एंड ईटानगर, ये सब सेफेस्ट सिटीज़ है विमेन के लिए। पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, श्रीनगर और रांची ये लोवेस्ट है। ठीक है, अब हाइलाइट्स देखते हैं कि टॉप रैंक सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी। कोहिमा, आइजवाल वगैरह, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है ड्यू टू जेंडर इक्विटी, सिविक पार्टिसिपेशन, पोलिसिंग एंड विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज जो लोवेस्ट रैंक सिटीज़ है पटना और जयपुर, वो बहुत पुअरली परफॉर्म किया ड्यू टू वीक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस, पेट्रियार्कल नॉर्म्स और गैप्स इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो सर्वे की फाइंडिंग्स है ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधे की फैक्ट्स में आते हैं। जो नारी इंडेक्स है ये कंपोजिट सर्वे बेस्ड इंडेक्स है जो रैंक करती है इंडियन सिटीज़ को विमेन सेफ्टी, परसेप्शन और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के हिसाब से। फिर नेशनल सेफ्टी स्कोर की बात की जाए तो 65% है 2025 के हिसाब से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करते हैं तो रिपोर्ट जो 2023 की है उसने स्टेट किया है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन 4% से बढ़ गया इंडिया में, और दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेज अमंग मेट्रो सिटीज़। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो विमेन सेफ्टी के लिए कुछ स्कीम्स है, जैसे निर्भया फंड की 2013 का है जो विमेन सेफ्टी को प्रमोट करता है पब्लिक स्पेसेस में। वन स्टॉप सेंटर है इंटीग्रेटेड सपोर्ट के लिए विमेन के लिए, और विमेन हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 181 इमीडिएट असिस्टेंस के लिए।
आई होप ये क्लियर है ये टॉपिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज स्कूल एनरोलमेंट इन 3 to 11 एज ग्रुप डाउन बाय 25 लाख, ऐसे UDISC की जो रिपोर्ट है उसने बताया है। तो यूडाइस रिपोर्ट बोलते हैं अपन इसको शॉर्ट में, एजुकेशन की रिपोर्ट है, 2023-24 की रिपोर्ट है ये। तो उसने बोला है कि जो टोटल स्कूल एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है कौन से एज ग्रुप में, 3 से 11 साल के एज ग्रुप में, वो ड्रॉप हुआ है बाय नियरली 25 लाख कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर। और बेसिक जो ड्रॉप हुआ है वो कौन से साल में है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस में। ठीक है, ये की हाईलाइट्स का फैक्ट नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपन लीगल प्रोविजंस में। तो आर्टिकल 21A है, वो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। RTE एक्ट 2009 की बात करते हैं तो वो मैंडेट करता है एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट के जैसे। NEP 2020 की बात करेंगे तो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लिए बात करता है NEP स्कूल एजुकेशन में बाय 2030। की फैक्ट्स की बात करते हैं हम, तो UDISC क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म देखिए, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये एक ऑनलाइन रियल टाइम डाटा कलेक्शन सिस्टम है जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2018-19 में। और ये क्या प्रोवाइड करता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल लेवल इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग इन एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट इज इंडिया का जो लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ये 74.04% है। और अभी लेटेस्ट सेंसस, अभी जो आने वाले सेंसस उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, ये 2011 सेंसस के हिसाब से है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार और यूपी में काफ़ी ज़्यादा है और वो हाईएस्ट है इंडिया में। फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं हायर एजुकेशन में AISHE रिपोर्ट के हिसाब से तो 28.4% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया का लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट। नेक्स्ट टॉपिक इज हरियाणा अप्रूव्स मंथली एड स्कीम फॉर विमेन, सैनी टेक्स अ डिग एट पंजाब आप गवर्नमेंट। तो बेसिकली इसमें पॉलिटिकल वाली चीज़ें काम की नहीं है, हमारे काम की है कि हरियाणा ने अप्रूव किया मंथली एड स्कीम फॉर विमेन। हरियाणा कैबिनेट हैज़ अप्रूव द लॉन्च ऑफ दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना। तो कौन सी योजना है, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, अंडर विच द एलिजिबल विमेन विल रिसीव 2100 रुपये मंथली असिस्टेंस। कब से स्टार्ट होगा, 25 सितंबर 2025 से 2100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मंथली असिस्टेंस। की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो जो ऑल विमेन मैरिड एंड अनमैरिड हैं एज 23 ईयर्स एंड अबव एज ऑफ 25 सितंबर 2025 आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। ठीक है, बजट का एलोकेशन है 5000 करोड़ रुपीज़ ईयरमार्क हुए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। हरियाणा ज्वाइंस अदर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना, दिल्ली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, और वो ऑफर करता है डायरेक्ट कैश सपोर्ट वुमेन को। फिर एज पर सेंसस 2011 हरियाणा का सेक्स रेशियो है 879 जो लोवेस्ट है इंडिया में, एंड विच मेक्स वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिशियरी स्कीम्स फॉर्म्स टू बी फिल्ड एट बुनियाद केंद्राज इन बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे रोल को बुनियाद केंद्र के बाय अलाउइंग सिटीजन्स स्पेशली सीनियर सिटीजन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड विडोड वुमेन कि वो फॉर्म फिल कर पाए फॉर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स एट दीज सेंटर्स। की हाईलाइट्स में क्या है कि बुनियाद केंद्र है वो स्टैब्लिश हुए डिजिटल और सिटीजन सर्विस डिलीवरी के लिए एंड विल नाउ फैसिलिटेट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जो बेनिफिशियरीज़ है अब उनको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा मल्टीपल ऑफिसेज में, सब रिक्वायर्ड सर्विसेज और स्कीम और एप्लीकेशन फॉर्म्स विल नाउ बी अवेलेबल अंडर वन रूफ। ठीक है, फिर जो मेजर स्कीम्स है वो कौन कौन सी, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम और सोशल सिक्योरिटी पेंशन, NSAP लिंक जो स्कीम्स है वो सब। की फैक्ट्स की बात करते हैं, जो बिहार का पॉपुलेशन है वो सेंसस 2011 के हिसाब से 10.41 करोड़ है, जो प्रोजेक्टेड है टू बी 12.7 करोड़ इन 2025 विथ एल्डरली एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन फॉर्मिंग अ ग्रोइंग शेयर। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट इज कि एज़ पर NSAP जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है 2023-24 तो 3.2 करोड़ एल्डरली, विडोज़ और डिसेबल्ड पर्सनस अक्रॉस इंडिया पेंशन रिसीव करते हैं। और इसी टाइप का जैसे बिहार में मॉडल है वैसे ही मॉडल राजस्थान में है उसका, जिसका नाम है ई मित्र केंद्रास, आंध्र प्रदेश में है मी सेवा केंद्रास इंटीग्रेटेड सिटीजन सर्विसेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉक्सिक एयर शॉर्टेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार बाय 5.4%। तो बिहार के हिसाब से रिपोर्ट है कि जो टॉक्सिक एयर है बेसिकली एयर पॉल्यूशन जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से एयर पॉल्यूशन हैज़ रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बिहार कितने ईयर से, 5.4 ईयर्स से। और अक्रॉस इंडिया की बात की जाए तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस ड्यू टू टॉक्सिक एयर कितनी है, 7.8 ईयर्स। की हाईलाइट्स देखते हैं तो जो एवरेज रेसिडेंट है इज़ एक्सपेक्टेड टू लूज 5.4 ईयर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू PM 2.5 कंसनट्रेशन लेवल्स जो एग्जीड करता है WHO की सेफ लिमिट को। ठीक है, इंडिया वाइड इम्पैक्ट अभी हमने देखा 8.2 ईयर से कम कर रही 7.8 ईयर से कम कर रही है,
और दिल्ली का हाईएस्ट है 8.2 ईयर से कम कर रही है। ठीक है, की फैक्ट्स में आते हैं कि एज़ पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 इंडिया होस्ट करती 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़, सॉरी पॉल्यूटेड सिटीज़, 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। और जो दिल्ली एनसीआर है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल रीजन है विद एनुअल PM 2.5 लेवल्स मोर देन 10 टाइम्स द परमिसिबल लिमिट। तो जितना WHO ने परमिट किया है उससे 10 गुना ज़्यादा है। फिर लैंसेट रिपोर्ट 2022 के हिसाब से इंडिया रिकॉर्ड करती है नियरली 1.6 मिलियन डेथ्स एनुअली जो एयर पॉल्यूशन से लिंक्ड है। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट्स 11 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो लॉन्च हुई 28 अगस्त 2014 को, वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसने 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव बना है। ओवर 56 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपनड विद टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 2.68 लाख करोड़। अब की हाइलाइट्स देखते हैं। तो अकाउंट कितने ओपन हुए हैं ये हमने कल भी देखा था, 56.16 करोड़, और इससे ज़्यादा ये जो और छोटे छोटे फैक्ट लिखे हैं ये हमको याद नहीं करना है। ठीक है, अकाउंट्स बस याद रखिए 56.16 करोड़। की फैक्ट्स आते हैं हम, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो 2014 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जिसका एम है हेल्थ के अफोर्डेबल एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करना, क्रेडिट देना, इंश्योरेंस देना और पेंशन देना थ्रू ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स। ठीक है, और कौन से डेबिट कार्ड्स? रुपे डेबिट कार्ड्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव्स। अब फीचर्स क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना के कि बेसिक सेविंग बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा ज़ीरो बैलेंस से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी 10,000 रुपये की पर हाउस होल्ड, फ्री रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा विद एक्सीडेंट इंश्योरेंस और फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी डिपॉजिट विड्रॉल के लिए, ई ट्रांजेक्शन्स के लिए और चेक कलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स वाला टॉपिक खत्म हुआ, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम आएंगे मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस में हम 2 एडिटोरियल करेंगे। तो फर्स्ट इज़ स्टोरी ऑफ अनदर वॉश आउट। तो जो मानसून सेशन है पार्लियामेंट का उसने विटनेस किया है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लेजिस्लेटिव डेलिबरेशन। बेसिकली ये क्या आर्टिकल है, हमने इसको पहले भी पढ़ चुका है। तो मानसून सेशन में क्या कैसे बिल्स पास हुए, कितना फेलियर था, कितने चैलेंजेस थे, क्या सही था, तो हम इसका पूरा क्रक्स देखेंगे। और ये हमने एक बार लास्ट विंटर सेशन के लिए एक बार देखा हुआ है ऐसे ही। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्या है। तो रिजेक्शन ऑफ अपोजिशन नोटिसेस ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो क्या बोल रहे हैं कि अपोजिशन ने कुछ नोटिस दिए थे जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर डिस्कस करना जो बिहार में चल रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कर्टेलमेंट ऑफ डिबेट, जैसे डिबेट्स वगैरह को कर्टेल किया गया, जैसे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी डिबेट है। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो बिल्स बहुत ज़्यादा हरीडली पास हुए विदाउट एडिक्वेट डिबेट, जैसे IIM बिल, GST बिल, ऑनलाइन गेमिंग बिल और टैक्सेशन लॉज बिल। ठीक है, मेंबर्स साइलेंस ड्यूरिंग डिस्कशंस अंडरमाइनिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। तो मेंबर्स को चुप कर दिया गया डिस्कशंस के टाइम, जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को डाउनग्रेड करता है। फिर इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग की बात करते हैं। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसकी मीटिंग रीशेड्यूल हुई, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एब्सेंट थे आफ्टर फर्स्ट मीटिंग। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। तो रेज्ड बाय अपोजिशन, जो पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर अपोजिशन ने जो रेज़ किए थे उनको डिसअलाउ किया गया और प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी पे एक तरीके का ये हिंड्रेंस था। फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करते हैं। तो प्रपोज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, लेकिन उनके पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से लिमिटेड इंप्लीमेंटेशन हुआ उनका। फिर कंसर्न्स है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिगार्डिंग दैट दे आर बीइंग यूज्ड एज डाइवर्जनरी टैक्टिक्स रेदर देन जेन्यून अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। फिर पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो डिफेंसिव और एरोगेंट स्टैंड है उसको परसीव किया जा रहा है एज अनविलिंगनेस टू फेस स्क्रूटनी की, वो गवर्नमेंट स्क्रूटनी नहीं फेस करना चाह रही है। अपोजिशन रिजॉर्टिंग टू स्लोगन्स एंड प्रोटेस्ट फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू वॉश आउट्स। तो अपोजिशन स्लोगन्स और प्रोटेस्ट कर रही है जिससे क्या सिग्निफाई हो रहा है कि सेशन है वो सेशन की जो लिमिट थी अच्छे से नहीं कंक्लूड हो पाया। अब वे फॉरवर्ड में हम आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे मानसून सेशन तो एक तरीके से अपोजिशन के हिसाब से एक फेलियर ही था, तो हम इंश्योर करेंगे मीनिंगफुल डिबेट ऑन ऑल बिल्स थ्रू प्रॉपर शेड्यूलिंग एंड एडिक्वेट टाइम एलोकेशन। स्ट्रेंथन करेंगे रोल ऑफ BAC बाय मेकिंग इट्स डिसीजन बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। रिस्टोर करेंगे सैंक्टिटी को पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बाय इम्प्लीमेंटिंग देयर रिकमेंडेशंस ट्रांसपेरेंटली। एनकरेज करेंगे क्रॉस पार्टी कंसल्टेशंस ऑन इश्यूज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिससे कि हम कन्फ्रंटेशन को फर्दर रिड्यूस कर सकें। और प्रोटेक्ट करेंगे अपोजिशन राइट्स को एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है आप सभी को। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एडिटोरियल में, दैट इज़ इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड एज अ टाइम बॉम्ब।
तो ये बता रहा है कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कितना है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन यदि हम उसको सही तरीके से स्किलिंग नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो कैसे डेमोग्राफिक डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट इज़ लॉन्ग कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ एसेट एंड इट इज़ एट रिस्क ऑफ टर्निंग इनटू डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब। क्यों टर्न हो सकता है? ड्यू टू मिसमैच बिटवीन एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड इवॉल्विंग जॉब मार्केट डिमांड्स। वेल इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ रिलेवेंट स्किल्स हैं और जो आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है वो थ्रेटन करता है टू टर्न दिस अपॉर्चुनिटी इनटू अ लायबिलिटी। अब एजुकेशन और स्किल मिसमैच की बात की जाए तो जो आउटडेटेड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम है वो फेल करता है टू कीप पेस विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक AI। फिर माइंडलर कैरियर अवेयरनेस सर्वे है जो 2022 का, उसमें 93% ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन क्लास 8 to 12 आर अवेयर ऑफ ओनली 7 कैरियर ऑप्शंस। तो कितने उनको पता है? सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस पता है। ओनली 7% गेट कैरियर गाइडेंस। फिर फिक्की की रिपोर्ट 2024 के हिसाब से बात की जाए तो ओवर 65% ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं वो परस्यू कर रहे हैं डिग्रीज जो मिसअलाइंड है विद देयर एप्टीट्यूड्स। फिर लेबर मार्केट चैलेंजेस की बात करते हैं तो डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स ईयरली, जो बहुत सारे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड है। स्टेम ग्रेजुएट्स के हिसाब से बात की जाए तो वो लेसर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बट जो ग्रेजुएट्स हैं सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जॉबलेसनेस से रिलेटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एस्टिमेट के हिसाब से बात की जाए तो 2030 तक 70 मिलियन न्यू जॉब्स बनेंगी, बट 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस्ड है, हाईलाइटिंग अ लूमिंग स्किल क्राइसिस। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन की बात की जाए तो AI एंड ऑटोमेशन प्रेडिक्टेड है टू रिप्लेस अप टू 30% ऑफ करेंट जॉब्स। ओनली अ पोर्शन ऑफ न्यू जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड और वाइडन कर रहे वो गैप को बिटवीन ट्रेडिशनल डिग्रीज एंड इंडस्ट्री डिमांड। लैक ऑफ डिजिटल एंड फ्यूचर रेडी स्किल सेट्स है वो वर्सन कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट को। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो जो स्किल इंडिया मिशन है उसका टारगेट है 400 मिलियन लोगों को ट्रेन करना बाय 2022, लेकिन उसके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। सपोर्टिंग स्कीम्स कौन कौन सी? PM कौशल विकास योजना, संकल्प, PM इंटर्नशिप स्कीम, और इसके बाद भी इनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस हैं। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो राइजिंग एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। पहले क्या होता था कि अनएजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड थे, अभी क्या हो रहा है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। रिस्क ऑफ डेमोग्राफिक एडवांटेज टर्निंग इनटू लायबिलिटी, यदि हम स्किल मैच नहीं कर पाएंगे तो वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? तो करिकुलम रिफॉर्म करना है, इंटीग्रेट करना है AI के साथ, डिजिटल लिटरेसी लाना है एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को स्कूल और कॉलेज सिलेबस में इंक्लूड करना है। करियर गाइडेंस इकोसिस्टम लाना है जिसमें मैंडेटरी कैरियर काउंसलिंग्स करेंगे स्कूल में विद डाइवर्सिफाइड कैरियर एक्सपोजर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अलाइन करेंगे स्किल्स के साथ विद इंडस्ट्री नीड्स एंड इंश्योर अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। स्ट्रेंथन करेंगे स्किल इंडिया को और स्टेट लेवल मिशन को विद अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स एंड मेजरेबल आउटकम्स। प्रमोट करेंगे लाइफ लॉन्ग स्किलिंग को और रीस्किलिंग को प्रिपेयर करने के लिए वर्क फोर्स को फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन, और फोकस करेंगे इंक्लूसिव स्किलिंग में फॉर विमेन एंड रूरल यूथ, जिससे हम मैक्सिमाइज कर सके पार्टिसिपेशन इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।